हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। आज हम ऐसे स्टॉक्स के बारे में रिव्यू करने वाले हैं जो स्टॉक्स हाल ही में अपने हाई से लगभग 20% तक टूट चुका है। तो हम जानेंगे कि स्टॉक्स में हमें आगे क्या करना चाहिए, किस लेवल पे हमें स्टॉक्स में बाइंग करनी चाहिए या हमें स्टॉक्स में होल्डिंग रखनी चाहिए फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ ओनली। या शॉर्ट टर्म की भी अगर आप बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 20% की रिटर्न्स हमें शॉर्ट टर्म में स्टॉक्स में ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज जो मार्केट में गिरावट आई है वो काफ़ी अच्छी खासी गिरावट हम इसे मान सकते हैं, काफ़ी अच्छा करेक्शन हम इसे मान सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं निफ्टी करीब करीब 300 पॉइंट के करीब निफ्टी में गिरावट आई है। साथ ही बैंक निफ्टी की बात करें तो 400 से 500 पॉइंट की गिरावट आई है और सेंसेक्स में लगभग 1000 पॉइंट तक के करेक्शन हमें देखने को मिले हैं। जिसके मेन प्रमुख कारण ये भी रहे हैं कि हाल ही में महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 7 केसेस मिले हैं, जो कि कोरोना का नया वेरिएंट अभी हमें इंडिया में पाया जा रहा है। जहाँ पे लास्ट कुछ दिनों में 2 पेशेंट्स हमें कर्नाटका में मिले थे और 7 पेशेंट्स अभी हाल ही में महाराष्ट्र में मिले हैं, जिसकी वजह से हमें मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। तो हमें ऐसे ही मौके को अपॉर्चुनिटी समझ के इसी टाइम हमें स्टॉक्स में बाइंग करनी चाहिए। हम आज जिस स्टॉक्स की बात करने वाले हैं उस स्टॉक्स के सबसे पहले हम अगर फंडामेंटल जान लेते तो काफ़ी हमारे लिए बेटर रहेगा। तो फ्रेंड्स, हम आ गए स्टॉक्स के फंडामेंटल्स के बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहले आपको स्टॉक्स का नाम हम बता देते हैं, जो जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। स्टॉक का नाम है HCL टेक्नोलॉजीज़। ऑलरेडी आप स्टॉक के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानते होंगे, बट ऑलरेडी स्टॉक्स 20% तक करेक्शंस अपने हाई से 20% तक के करेक्शन हमें दिखा चुका है। अगर स्टॉक की बात करें तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि स्टॉक्स IT सेक्टर से बिलोंग करता है। कंपनी IT सर्विसेज प्रोवाइड्स करती है, जो कि इंडिया की टॉप 5 कंपनी में इस कंपनी की गिनती इंडिया के टॉप 5 की कंपनीज़ में आती है। अगर सिंस कंपनी 1919 में कंपनी का IPO आया था, वहाँ से कंपनी ने अच्छी खासी ग्रोथ करी है। आउटसोर्सिंग एंड ऑफर्स इंटीग्रेटेड पोर्टफोलियो ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर लीड IT सोल्यूशन, रिमोट इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग एंड R&D सर्विसेज एंड BPO जैसी काफ़ी सारी सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है। कंपनी ऑलरेडी 46 कंट्रीज़ में अपने ऑफिसेस क्रिएट कर चुकी है और वहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। अगर हम कंपनी के बिजनेस के बारे में, की पॉइंट्स के बारे में जाने, तो जैसे कि आप देख सकते हो कंपनी के जो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप्स जो है 72% के जो रेवेन्यू है वो IT और बिजनेस सर्विसेज की तरफ से आते हैं। साथ ही 17% के जो रेवेन्यू जो है इंजीनियरिंग और R&D सर्विसेज की तरफ से आते हैं। साथ ही प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म की तरफ से 12% तक के रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर रही है। और साथ ही अगर कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप जोग्राफी के हिसाब से देखे जाए तो जोग्राफी के हिसाब से कंपनी 58% अमेरिका से, 27% यूरोप से, 3% इंडिया से, साथ ही रेस्ट ऑफ दी 12% बाकी अदर कंट्रीज से रेवेन्यू जनरेट कर रही है। साथ ही अगर कंपनी के वर्टिकल मिक्स के बारे में जाने तो कंपनी अलग अलग तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अलग अलग सेक्टर्स में कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज में 21% की सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 18%, टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज में 18%, 10% रिटेल एंड CPG में, टेली कम्युनिकेशन में 8% और हेल्थ केयर में 14%। देन पब्लिक सर्विसेज में 10% तक की सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे चलते हैं और हम समझते हैं कि कंपनी के मार्केट कैप्स के और अदर चीज़ों के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कंपनी का मार्केट लगभग 3000 करोड़ CR के करीब है। करंट प्राइस कंपनी का 1137 चल रहा है, जो कि हाई लेवल 1378 है, जहाँ से ऑलरेडी स्टॉक 20% तक करेक्ट हो चुका है। स्टॉक पी 26.8 का है। बुक वैल्यू 224 की है। डिविडेंड कंपनी 2% के करीब अच्छा खासा डिविडेंड जनरेट कर रही है। साथ ही कंपनी का
ROCE 25.7% है और ROE 19.8% है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा। ऐसे ही स्टॉक्स है, ऐसे ही कंपनियों में हमें इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी चाहिए। अगर दोस्तों हम कंपनी के प्रोज के बारे में बात करें तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, कंपनी हैज़ अ रिड्यूस डेट, कंपनी हैज़ अ ऑलमोस्ट डेट फ्री, मतलब कंपनी बिल्कुल कर्ज मुक्त कंपनी है। कंपनी ने धीरे धीरे अपना कर्जा पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। साथ ही कंपनी 20% के करीब डिविडेंड पे आउट करती है और लास्ट 10 ईयर से कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है 19.49% के करीब, मतलब करीब करीब 20% के हिसाब से कंपनी पिछले 10 सालों में ग्रोथ कर रही है। तो फ्रेंड्स सोचो, अगर अगले 10 साल भी कंपनी इसी तरीके से भी अगर ग्रोथ करती है तो और भी अच्छे खासे बड़े रिटर्न्स हमें दे सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि कंपनी क्वार्टर का अपने जो सेल्स में उसमें ग्रोथ करती जा रही है। लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने 2655 CR के करीब रेवेन्यू या सेल्स जनरेट किया है। साथ ही 2006 जून 21 में रेवेन्यू जनरेट किए। मीन आप यही समझिए कि पिछले क्वार्टर से कंपनी ने अच्छे खासे सेल्स अपनी बढ़ाई है। साथ ही अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2020 दिसंबर में कंपनी का 3969, साथ ही अगले मार्च 21 में कोविड के चलते कंपनी के जो लॉसेस हुए हैं, नेट प्रॉफिट घटे हैं, जो कि 1102 पे आ गए थे। बट नेक्स्ट ईयर कंपनी ने जून 2021 में इसे रिकवर करते हुए 3205 के प्रॉफिट्स जनरेट किए। साथ ही हाल ही में सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने 3259 CR के प्रॉफिट जनरेट किए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी रिकवरी हमें काफ़ी अच्छी रिकवरी हमें स्टॉक्स के प्रॉफिट्स में देखने को मिली है। दोस्तों अगर कंपनी का प्रॉफिट लॉस अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखते हैं तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि कंपनी की सेल्स ग्रोथ मार्च 19 से अभी हाल ही के 2021 तक 60,000 CR से लेके 80,000 CR तक कंपनी ने अपनी सेल्स की ग्रोथ करी है। साथ ही अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो कंपनी ने मार्च 19 से 10,000 CR से लेके 11,500 CR तक ग्रोथ करी है। कंपनी का EPS भी हर साल दर साल हमें बढ़ते हुए दिखे हैं। तो हमें ऐसे स्टॉक्स में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो हमें कंसिस्टेंसी दिखाते रहे और फ्यूचर्स में कंपनी की कंटिन्यूसली हमें ग्रोथ देखने को मिले। कंटिन्यूस साल दर साल कंपनी अच्छे प्रॉफिट जनरेट करे, ताकि उसी की वजह से कंपनी अगर प्रॉफिट अच्छे खासे जनरेट करती है, कंपनी के फ्यूचर बिजनेस प्लान अगर अच्छे हैं तो हमें ज़रूर ऐसे स्टॉक्स में रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। कंपनी के अगर CAGR प्राइस की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में कंपनी ने 32%, 3 ईयर में 33%, 5 ईयर्स में 24%, देन 10 ईयर्स में 27% के CAGR से प्रॉफिट्स जनरेट किए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे माने जा सकते हैं। लास्ट ईयर में अगर कंपनी का ROE देखें 20%, 3 ईयर्स में 23%, 5 ईयर्स में 24%, साथ ही 10 ईयर्स में कंपनी ने 25% तक के ROE जनरेट किए हैं, जो कि कंपनी की ग्रोथ और फ्यूचर बिजनेसेस के बारे में ये दर्शाता है कि कंपनी और कितनी अच्छी ग्रोथ यहाँ से कर सकती है। अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट को समझें तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कंपनी के पास जो रिज़र्व है लास्ट क्वार्टर से कंपनी ने अपनी रिज़र्व 59 से 60,000 CR के करीब बढ़ाई है। साथ ही अगर बोरोइंग देखें 6,500 CR से 6,200, मतलब कंपनी ने बोरोइंग्स कम करके अपनी रिजर्व्स बढ़ाई है। अगर कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व्स है तो ये बहुत अच्छी बात है कि कंपनी पूरी तरह से हमें ये दर्शाती है कि कंपनी कर्ज मुक्त है और आने वाले समय में कंपनी और भी अपनी बोरोइंग्स कम करते हुए रिजर्व बढ़ाते हुए हमें दिख सकती है, जिसकी वजह से कंपनी अच्छी खासी ग्रोथ करेगी। साथ ही दोस्तों कंपनी के पास अच्छे खासे नेट कैश फ्लो भी है, जो कि करीब 2,700 CR के करीब हमें दिख रहा है। अगर कंपनी के पास इतना नेट कैश फ्लो है तो कंपनी इसी कारण से हमें अच्छे खासे डिविडेंड भी
पे आउट कर रही है। अगर दोस्तों कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में जाने, प्रमोटर्स की या शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में जाने, जैसे कि देख पा रहे हो कंपनी के प्रमोटर्स ने काफ़ी दिनों से कंटिन्यूसली 60.33 के करीब अपनी कंपनी में स्टॉक शेयर होल्डिंग रखी हुई है। मतलब यहाँ प्रोमोटर्स ये दर्शाते हैं कि उन्हें अपनी कंपनियों पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा है, जिसके कारण वो कंपनियों में अपनी होल्डिंग बिल्कुल भी कम नहीं कर रही है। बट अगर वहीं पे हम एफआईआईज़ का डेटा देखें तो लास्ट क्वार्टर से अगर हम डेटा देखें तो एफआईआईज़ ने पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में अपनी होल्डिंग घटाई है। बट ये इसी का कारण है कि हाल ही में जो गिरावट हो रही है मार्केट में, वहाँ पे ये स्टॉक्स में यही मेन कारण है कि एफआईआईज़ अपने जो होल्डिंग्स है वो कम कर रही है। बट इसके अपोजिट अगर हम देखें तो डीआईएस यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग मूड में हमें दिख रही है। डीआईएस ने 1134 से लेके 1247 तक अपनी जो होल्डिंग है वो हमें डीआईएस बढ़ाते हुए दिखे। हाल ही में अगर हम देखें तो कुछ ही हफ्तों में जैसे ही मार्केट रिकवर होता है तो यहाँ पे एफआईआईज़ की हमें नेक्स्ट क्वार्टर में होल्डिंग बढ़ते हुए दिख सकती है। साथ ही अगर हम गवर्नमेंट का बात करें तो गवर्नमेंट के पास 0.2% के करीब होल्डिंग गवर्नमेंट यहाँ पे रख रही है। साथ ही अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक 4.88 के करीब अपनी होल्डिंग रखती है। तो दोस्तों इसी तरह के स्टॉक्स में हमें बाइंग करनी चाहिए, जो कि हर तरीके से हमें पॉजिटिव व्यू दर्शाता है, जो कंटिन्यूसली ग्रोथ दिखाते हुए इन फ्यूचर्स में हमें अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है। दोस्तों आगे चलते हैं, आगे हम स्टॉक्स के चार्ट पे बात करेंगे शॉर्ट टर्म में कहाँ तक हम इसे स्टॉक्स को टारगेट्स के लिए बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं स्टॉक के चार्ट पे। स्टॉक का नाम है HCL टेक। हाल ही में हम स्टॉक की प्राइस देख पा रहे हैं 1136 के करीब स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। और आज अगर हम देखें तो स्टॉक में करीब 3% की गिरावट देखने को मिली है। बट अगर स्टॉक के हाई से बात किए जाए 1377 से स्टॉक आज 1136 तक की गिरावट हमें स्टॉक्स में कंटिन्यूस देखने को मिल रही है। बट इसी गिरावट्स में हमें स्टॉक्स को बाय करना चाहिए, ताकि जब भी स्टॉक्स में गिरावट आती है तो यही मौके होते हैं कि हमें स्टॉक्स को बाय करते रहना चाहिए, ना कि हमें यहाँ पे डरना चाहिए। जैसे कि आप अगर हम पिछले कुछ दिनों में देखें तो स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों में या प्रीवियस कुछ दिनों पहले यहाँ पे भी हमें स्टॉक्स में कंटिन्यू गिरावट देखने को मिली थी। बट जैसे ही मार्केट रिकवर हुआ है तो स्टॉक्स ने अच्छे खासे हमें बाउंस बैक दिखाते हुए न्यू हाइज जनरेट करते हुए अच्छे खासे रिटर्न्स हमें बना के दिए हैं। तो अगर और एक चीज़ हमें समझे कि अगर स्टॉक्स की RSI लेवल भी हम देखें जो कि 44% के करीब है, तो हमें स्टॉक्स को बड़े स्टॉक्स जो है मल्टीबैगर स्टॉक्स जिसे हम कहते हैं, तो इस स्टॉक्स में हमें इसी लेवल्स पे बाय करना चाहिए जब कंपनी का जो RSI है वो करीब 40 से लेके 50 के करीब अगर स्टॉक का RSI रहता है तो दिस इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। क्योंकि काफ़ी कम टाइम ऐसे होता है कि स्टॉक्स अपने इस RSI लेवल्स को टच करता है। तो अगर यहाँ पे हमें स्टॉक्स दिख रहे हैं तो धीरे धीरे हमें स्टॉक्स को 40 से लेके 50 के जब RSI रहती है इसी लेवल पे हमें स्टॉक्स में एक्यूमुलेट हमें स्टॉक्स करने चाहिए। जब RSI 60 से 70 के करीब आ जाता है तब ऑलमोस्ट स्टॉक्स में हमें अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो अगर स्टॉक्स की शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म में अगर स्टॉक्स हमें करीब इसी लेवल्स पे हमें सपोर्ट दिखाते हुए दिख सकता है, जो कि 1100 रुपीज़ का स्टॉक्स में हमें अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है। और हाल ही में अगर शॉर्ट टर्म में अगर हम स्टॉक्स को देखें तो लगभग 20% यानी कि 1300 रुपये के करीब स्टॉक्स में हमें टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। बट अगर जैसे ही स्टॉक्स 1300 से 1400 रुपये अगर ब्रेक करता है तो वहाँ से हमें स्टॉक्स में और करीब 1600 रुपीज़ तक के टारगेट हमें आने वाले समय में नेक्स्ट क्वार्टर में आप मान के चलिए हमें ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ज़रूर हमें ऐसे स्टॉक्स में अभी बाय
बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए और ऐसे स्टॉक्स में धीरे धीरे बाई करके एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से हमें बाइंग करनी चाहिए। और यही हमें प्लान करना चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप हमने स्टॉक्स में बाइंग करनी है, जिससे कि हमें आने वाले क्वार्टर में अच्छे खासे रिटर्न्स देखने को मिले। साथ ही अगर दोस्तों कंपनी के जो अदर्स ब्रोकर्स है जो कि यहाँ पे हमें टारगेट देते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो HDFC सिक्योरिटीज़ ने ऑलरेडी इस स्टॉक्स को 1339 के मतलब लगभग 1340 रुपये का टारगेट ऑलरेडी दे दिया हुआ है, जो कि मैक्सिमम जो ये न्यूज़ है 11 आवर्स पहली है। और 3 डेज़ आएगा ऑलरेडी कोटक सिक्योरिटीज़ ने इसे 1220 तक के टारगेट दिए हुए। अगर ब्रोकर्स इतनी अच्छी खासे टारगेट्स दे रहे हैं, हमें ज़रूर ऐसे स्टॉक्स में बाइंग करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स चलिए हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ में। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और पास वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले हमारे हर वीडियो की अपडेट आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। चलो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।